तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं अपार इंडस्ट्रीज़ को। अपार इंडस्ट्रीज़ एग्ज़ैक्टली करती क्या है? तो इन्होंने इस अपार इंडस्ट्रीज़ को फाउंड किया था धर्म सिंह देसाई इन्होंने 1958 में, और ये मार्केट लीडर है इंडिया में। ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी का, और यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली बिजनेस क्या है इनका। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पावर ट्रांसमिशन केबल्स, मतलब जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो ट्रांसफर की जाती है एक दूसरे से। तो जो केबल्स बनाए जाते हैं उसमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थी। उसके बाद इन्होंने अपना चेंज कर दिया। उसके बाद कंडक्टर्स भी मैन्युफैक्चर करने लगे, ट्रांसफार्मर भी मैन्युफैक्चर करने लगे, और स्पेशलिटी ऑयल्स और टेलीकॉम केबल्स भी ये मैन्युफैक्चर करने लगे। तो थोड़ा सा अच्छे से इनके बिजनेस के बारे में समझते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, ये ट्रांसमिशन लाइंस और टेस्टिंग कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पे इट इज़ द लार्जेस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो ये डिजाइन भी करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं, अपग्रेड भी करते हैं। ठीक है, किसको अपग्रेड करते हैं? ट्रांसमिशन लाइंस को और कंडक्टर्स को। तो स्पेशलिटी ऑयल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें भी है, लुब्रिकेंट्स में भी है। थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल मैन्युफैक्चरर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि कंपनी जो है वो मार्केट लीडर है। यहाँ पर 350 प्लस इनके प्रोडक्ट्स हैं स्पेशलिटी ऑयल्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज़ अ पायनियर इन ट्रांसफार्मर ऑयल्स इन इंडिया। 60% मार्केट शेयर है इंडिया में, और 40% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर। केबल अगर आप देखोगे, द कंपनी हैज द वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंडिया, कैटरिंग टू स्पेशलिटी सेक्टर्स सच एज रेलवे, शिपिंग, सबमरीन, सोलर, विंड मिल्स, हाइब्रिड केबल्स और हार्नेसेस, टेलीकम्युनिकेशन, अदर्स। तो यहाँ पे सारे इसमें कंपनी का अच्छा खासा हाथ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का, वो भी काफी अच्छा है। रिन्यूएबल एनर्जी का भी एडिशन अगर आप देख सकते हो तो 70% मार्केट शेयर कंपनी लेके जाती है सोलर केबल बनाने में। तो डोमेस्टिक जो सोलर केबल सेगमेंट है उनका, वो उसमें कंपनी लीडर है, डोमिनेंट है। और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे तो कंपनी प्लान्स टू फॉरेन इनटू सेगमेंट्स, इट हैज अ significant strategic advantage. The company supplies locomotive coaches, forward integration into harness. तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जोग्राफिकल अगर स्प्लिट देखेंगे तो डोमेस्टिक से 52% आता है, एक्सपोर्ट से 48% आता है, मतलब बैलेंस है। ठीक है, 140 प्लस कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट होता है, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका, सारे देशों में। कंडक्टर से इनको 47% का रेवेन्यू आता है, स्पेशलिटी ऑयल से 25%, लुब्रिकेंट से 6%, केबल से 22%। मतलब सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है? कंडक्टर से आता है। ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी की, 5356 करोड़ का यहाँ पर नया ऑर्डर इनको मिला है। 1959 करोड़ का इनको कंडक्टर्स का ऑर्डर मिला है, 93 करोड़ का इनको केबल्स का ऑर्डर मिला है। एक्सपोर्ट इनके कंटिन्यूसली बढ़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कंपनी के पास बहुत अच्छी है। 5,42,000 किलो यहाँ पे इनके पास किलो लीटर इनके पास ट्रांसफार्मर ऑयल से है, और 1,80,000 मीट्रिक टन की इनके पास कंडक्टर्स है। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इनकी इतनी है। अब तो थोड़ा सा फाइनेंशियल की तरफ आ जाते हैं। मार्केट कैप सिर्फ 25,000 करोड़ का है, मिड कैप लेवल की 25,000 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री जैसे सीमेंस हो गया, क्यूमिंस हो गया, इससे तो यहाँ पर कम ही है मार्केट कैप। तो मिड कैप साइज कंपनी है। शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, आप देख सकते हो। लो इसने लगाया था 1,800, और अभी ये हाईएस्ट पे चल रहा है, मतलब जो 52 पे एक हाई रहते हैं वहाँ पे चल रहा है। बुक वैल्यू 614 की है सिर्फ। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों भी 20% के ऊपर है, जो कि अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 51% और 32% है दोनों। प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है, 50% के ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और हमने देखा जो पेज रेशो है वो 1 के नीचे, काफी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी भी 1 के नीचे है, ये भी बढ़िया है। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। बाकी 5 सालों की जो सेल्स ग्रोथ है वो 20% की रही है, 3 सालों की 24% की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों की 35% की रही है, 3 सालों की 67% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है। मतलब इनका ग्रोइंग है बिजनेस जो है। और यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे, यहाँ जिस तरीके से इसका पी का रेटिंग हुआ है, काफी तगड़ा रेटिंग हुआ है। ये जैसे एग्जांपल है, मैं कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन किसी बिजनेसेस को एनालिसिस करना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे खरीदने का मौका आपको कब था? जब ये ना मीडियन के आसपास था, इसका वैल्यूएशन 14 के आसपास था। अब इसका वैल्यूएशन इन्होंने डाल दिया सीधा 25। ठीक है, तो अभी भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। इसको कंसिडर आप कर सकते हो आगे 10 साल के लिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि आगे जो है चलता ही रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, कंडक्टर्स के लगेंगे बहुत सारे। इंडिया में तो वैसे भी अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। अब तो हाँ, एक और हो सकता है कि मतलब देखो, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। ट्रांसफार्मर लगेंगे, कंडक्टर्स लगेंगे, आपको ट्रांसमिशन लाइंस बिछानी पड़ेंगी, ये लगने वाला है। ठीक है, तो इसको आप, ये बिजनेस को कभी भी आप छोड़ नहीं सकते। अब जैसे कि प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे, यहाँ पर मार्च 2012 की बात करते हैं, मैं नेट प्रॉफिट इनकम, मतलब जो इन्होंने घर लेके गए वो 74 करोड़ का था। ठीक है, उसमें ज्यादा आप देखोगे, अगर 2015 में थोड़ा सा डीप आया, 49 करोड़ का आया। उसके बाद कंटिन्यूसली कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाया, फिर डीप आया 2019 में। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड में थोड़ा सा डीप आने वाला था, आ भी गया था। मार्च 2020 में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया कंपनी का। उसके बाद सीधा आप देख सकते हो मार्च 2022 में, मतलब ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हो कम ग्रोथ थी मार्च 2012 से मार्च 2022 में। लेकिन इन्होंने ना बिजनेस सेगमेंट खरीदा था, मैंने बोला था आपको बीच में कि इन्होंने बिजनेस सेगमेंट खरीदा, वो वहाँ पे कंटिन्यूशन में रखा। सीधा 257 से 638 के यहाँ पर इनको प्रॉफिट्स आए, और अभी भी 832 के प्रॉफिट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रेलिंग जो 12 मंथ्स है वहाँ पे बढ़ेंगे नेट प्रॉफिट्स।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। स्टॉक प्राइस उससे ज़्यादा भी बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है स्टॉक प्राइस। लेकिन चीज़ ये एक है कि यहाँ पर जो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स है वो इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट मार्जिन्स इनके हैम्पर कर रहे हैं, अब देखो पिछले यहाँ पर 6% के मतलब ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इनको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है बहुत जो ये हैवी हाई कॉस्ट रहते हैं, सारे ट्रांसफार्मर कंडक्टर बहुत हाई कॉस्ट रहते हैं। 6% के आसपास यहाँ पर इनकी प्रॉफिट मार्जिन जो है 6% 7% से घूमेंगे। अभी फिलहाल के लास्ट 2 ईयर में इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से इंप्रूव की है। बाकी दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कैश फ्लोज है इनके पास नेगेटिव कैश फ्लोज भी होते हैं कभी-कभी कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो में रहती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप बात करेंगे ईयर ऑन ईयर की देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है दोस्तों वो थोड़ी सी घटी है लास्ट 1 साल में। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने तगड़ा यहाँ पर ठीक-ठाक मतलब अच्छा खासा इनका स्टेक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 18% से 18% ही रहा है, कोई बेच किया नहीं है। पब्लिक ने यहाँ पर खरीदा है, आप देख सकते हो। सॉरी, पब्लिक ने बेचा है 15% से 12% किया है। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, अब करना क्या है इसमें बस वेट एंड वॉच करना है। जब भी इसका पी का रेशो आई मीन जो पी वैल्यूएशन है, अभी भी मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कंसिडर करना, बट यहाँ पर जो पी है वो 29-28 के आसपास है। जब भी 10 साल के मीडियन के आसपास आए, मतलब यहाँ पे आए कहीं पे 14-15 पे, यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर सीधा प्राइस पॉइंट पे जाके 20% अगर ऊपर से यहाँ पे गिरावट आती है तो आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बाकी आप बोलोगे सर 6,000 का स्टॉक है कैसे लेंगे इसको, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए आप प्राइस पे मत जाइए। 6,000 का स्टॉक 14,000 भी हो सकता है, 6,000 का स्टॉक 20,000 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आए हो पैसे कमाने के लिए, और वही सोचो, और यहाँ पे बिजनेसेस को एनालिसिस करो, प्राइस को एनालिसिस मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बिजनेस। अगर बिजनेस आपके पास है, बिजनेस ग्रोइंग है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो ही आपके शेयर प्राइस में जब आप खरीदेंगे तो वो बढ़ेगा 5 साल में, 10 साल में। तो थोड़ा सा गोल लेके चलिए कि ये इस कंपनी को मैंने खरीदा है, ये इंडस्ट्री को मैंने खरीदा है, इंडस्ट्री लीडर ये कंपनी है। और कोई भी कंपनी खरीदो ना तो इंडस्ट्री लीडर को खरीदो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। कोई भी अब अगर ये सेक्टर है, ठीक है, सपोज मैं आपके लिए लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे बाप कौन है इनका बड़ा, तो वो देखने का। सबसे ज़्यादा सेल्स है, मतलब वो सबसे ज़्यादा उसका मार्केट लीडर है। अब हनीवेल ऑटोमेशन है। अब हनीवेल ऑटोमेशन में ग्रोथ है क्या, ठीक है, ये आप स्क्रीनर से थोड़ा सा एडिट कॉलम करके डाल सकते हो। अब 10 साल में इनके 7% से CAGR से सेल्स है बढ़े है, 17% से प्रॉफिट बढ़े है, मतलब सेल्स इनके कम बढ़े है, ठीक है। मतलब जो टॉप लाइन ग्रोथ होती है वो नहीं है कंपनी में, छोड़ देने का उसको पकड़ने का ही नहीं, ठीक है। अब नीचे थोड़ा सा आ जाने के बाद यहाँ पर नीचे वाली कंपनीज तो लेनी नहीं है, टॉप वाली कंपनीज लेनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा और, अब इस सेक्टर को लेना ही नहीं है। हेल्थ केयर में आ जाते हैं, चलो हेल्थ केयर में आ जाते हैं। अब इनका सबका जो मार्केट लीडर कौन है, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल की ग्रोथ आप देख सकते हो डबल डिजिट में रही है, मतलब 10% के ऊपर रही है हर एक टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो इसको लेना बनता है बॉस। अब इसको कब लेना है, अब वो भी समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि शेयर को कब लेना है, ठीक है। आप अगर टॉप पे भाव पे लेकर हो गया, कितना भी अच्छी कंपनी हो भैया, वो आपको लॉस ही करवाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो, ये मैंने मैक्सिमम चार्ट खोला, ये है प्राइस पॉइंट। अब सीधा वो 7,000 के आसपास उसका भाव चल रहा है अभी, ठीक है। तो अब इसको लेना कब है, अब देखो पी वैल्यूएशन जब उसके मीडियन के पास आए, इन्होंने 2 बार मौका दिया था आपको, एक 5 अगस्त 2022 को और एक अप्रैल 2020 को। दोनों में ये ना मीडियन पे के आसपास आके रुक गई थी, मतलब 60 के आसपास। अब कहाँ है उसका पी, 120, मतलब डबल हो गया भैया, स्टॉक ही डबल हो गया, ठीक है। तो पी रेशो इस तरीके से आप डिफाइन करो। अगर टॉप लाइन और बॉटम लाइन को 20% की है तो पी 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको आप बाय कर सकते हो। उम्मीद करते हो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।